बेसिस की पाठशाला में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक की जो कि है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी साइट्स के बारे में जिनको अभी यूनेस्को ने अपने अस्थायी सूची में डाला है और बात करेंगे कि वो कहाँ पर है और उनकी क्या विशेषताएं हैं। इसके अलावा वीडियो के अंत में हम भारत की कितनी इस समय वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को में शामिल है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए, मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। अगर हम यहाँ पे बात करें विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में तो 3 स्थल यहाँ पर शामिल किए गए, जिसमें गुजरात का वडनगर शहर जो है, मोढेरा का सूर्य मंदिर, त्रिपुरा में ऊनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां। इन्हें क्या किया गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। डिस्कस करेंगे इन सारी बातों को। सबसे पहले चलते हैं वडनगर की ओर। ये वडनगर में यहाँ पर आप तुरंत देख रहे हैं, ये गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है और अगर वडनगर की बात करें तो इसका उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये शहर जो है वो अपने तोरणों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप तोरण देख रहे हैं। सोलंकी युग जो कि 12वीं शताब्दी में भारत में था, उसने यहाँ पर लाल और पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित 40 फीट लंबे स्तंभों की एक जोड़ी बनाई और मुख्यतः यह युद्ध की जीत के जश्न में बनाया गया था। भीमसेन जो कि हर्षवर्धन के कालखंड में भारत आया था, चीनी यात्री था, उसने भी इस शहर का दौरा किया और अपने लेखन में इस शहर का उल्लेख भी किया था। वडनगर में बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं क्योंकि भीमसेन चीनी यात्री था जो कि बात करने वाला था, बुद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर आया था। ऐसी एक और घटना यहाँ बड़ी फेमस है, ताना रीरी परफॉर्मिंग आर्ट्स कॉलेज, जो कि ताना और रीरी की वीरता के सम्मान में रखा गया। एक्चुअली हुआ क्या था कि अकबर जिस समय भारत में शासन कर रहा था, उसने अपने दरबार में गाने के लिए तारा और रीरी को बुलाया, पर उन्होंने यह कहा कि यह उनके रिवाज के खिलाफ है। बाद में उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, तभी ताना और रीरी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो इस तरीके से ये ताना रीरी का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। अगले स्थल पे चलते हैं जो कि मोढेरा का सूर्य मंदिर है। ये भी मेहसाणा जिले में ही है, जो कि वहां पर पुष्पावती के जो रिवर है पुष्पावती, उसके बाएं किनारे पर स्थित है। चमकीले पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ यह मंदिर जो कि पूर्व की ओर मुख करता है, यह मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में बनाया गया है। यहाँ पर एक पवित्र कुंड है। उस समय जितने भी मंदिर हुआ करते थे वहां पर जलाशय बनाए जाते थे, जिसे अब राम कुंड कहते हैं। और जब भी इक्विनॉक्स होता है, मीन्स जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तब यह सूर्य की किरण सीधे इस मंदिर के केंद्र या गर्भगृह में पड़ती है, जहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी जाती है। आप सोचिए उस समय की स्थापत्य कला कितनी उत्कृष्ट हुआ करती थी कि जो हमारे उस समय के आर्किटेक्ट हुआ करते थे वो कितना ज्यादा खगोलीय चीजों का ध्यान रखा करते थे। ये काफी एक अच्छा आपको आर्किटेक्चर मार्बल यहाँ देखने को मिलेगा। ये मंदिर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे ही बात करते हैं, चलते हैं हम लोग अगले अपने तीर्थ स्थल की तरफ, जो कि है उनाकोटी के पत्थरों को काटकर बनाई गई मूर्तियां। यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं। ये एक शैव तीर्थ स्थल है जो कि 7वीं या 9वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। उनाकोटी का अर्थ होता है एक करोड़ से एक कम, और कहा जाता है कि यहाँ पर इतनी ही चट्टानों को काटकर उन चट्टानों पर नक्काशियां बनाई गई हैं। जैसे भारत में हर एक स्थल के ऊपर एक कहानी है, वैसे यहाँ पर भी एक पौराणिक कहानी है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ काशी जा रहे थे। तभी काशी जाते समय, रास्ते के समय, उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया और कहा सभी देवी देवताओं से कि हम सुबह जो है एक साथ चलेंगे फिर से। सबसे पहले भगवान शिव उठ गए और सूर्योदय से पहले उन्होंने सभी देवी देवताओं को जगाने का प्रयास किया कि चलो उठो, काशी चलना है। ऐसा कहा जाता है कि शिव के अलावा कोई और उठ न सका।
ऐसे में भगवान शिव ने दूसरों को पत्थर की मूर्ति बन जाने का श्राप देते हुए स्वयं काशी की ओर निकल दिए। तो इस तरीके से ये घटना जो है वो हमें बता रही है कि वहां पे किस वजह से मूर्तियों का निर्माण जो है वो किया गया था। यहाँ पर जो चित्र पाए हैं वो दो तरीके के बने हुए हैं। पहला, चट्टानों को काट कर बनाए गए नक्काशीदार चित्र, और दूसरा, पत्थर से बने हुए चित्र। ये क्षेत्र अपने अशोकाष्टमी मेला के लिए भी जाना जाता है, जो कि प्रतिवर्ष अप्रैल के महीने में आयोजित किया जाता है। और ऐसे में कई सारे तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। अब बात करते हैं यूनेस्को की आखिर अस्थायी सूची क्या है। देखिए, यूनेस्को जब भी किसी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसी भी स्थल को शामिल करना चाहता है, तो वो उनके पक्षकारों से नाम मांगता है, और पक्षकार अपने यहाँ पर जो भी सांस्कृतिक विरासत है या कोई प्राकृतिक विरासत है या मिश्रित विरासत है, उनका नामांकन करने के लिए भेजता है। और ऐसे में उसको लिस्ट में शामिल करने से पहले 1 साल के लिए अस्थायी लिस्ट में शामिल किया जाता है। बाद में जब इसका नामांकन हो जाता है तो इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है। वर्तमान में भारत में अभी 52 स्थल इसमें शामिल है। विश्व विरासत स्थल आखिर है क्या? यूनेस्को ने 1972 में विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए इस कन्वेंशन को शुरू किया था। इसमें 3 तरह के स्थल शामिल होते हैं। पहला, कल्चरल हेरिटेज अर्थात सांस्कृतिक विरासत। इसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र की जो ऐतिहासिक इमारत है, शहर स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, स्मारकीय मूर्तिकला है या पेंटिंग है, उनको शामिल किया जाता है। जबकि प्राकृतिक विरासत में वहां की पारिस्थितिकी, विकासवादी प्रक्रियाएं, अद्वितीय प्राकृतिक घटनाएं, दुर्लभ या लुप्त प्राय प्रजातियों का आवास स्थल शामिल किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वह क्षेत्र अपने सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो ऐसे में उसको रखते हैं मिश्रित विरासत स्थल में। भारत में अभी टोटल 40 ऐसी विरासतें हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, जिनमें से 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। इनका लिस्ट मैंने यहाँ पर लगा दिया है। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं अपनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात किया जाए कि सबसे लेटेस्ट कौन है, तो धौलावीरा की हड़प्पा शहर और काकतीय रुद्रेश्वर ये सबसे नए इसमें है। ये टोटल 32 यहाँ पर मैंने लिस्ट लगा दी है। आप इन लिस्ट को वीडियो पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ऐसे यहाँ पे नेचुरल और मिश्रित में हमारे यहाँ एक ही है जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में है। ये रहे हमारे सारे विरासत स्थल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। ऐसे अच्छे वीडियोस मैं लगातार लाता रहता हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करते हैं कुछ और जोरदार विषय की। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की